गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल विषय। भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 2, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी कुछ इस तरह से अंतरिक्ष से देखने पर दिखाई देती है हमें। अपने अक्ष पर घूम रही है बराबर लगातार। दिन रात किस तरह से होते हैं ये सब पहले की कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है। उसकी परिभ्रमण गति क्या है, परिक्रमा किस तरह से करती है, इन सब चीजों को हम लोगों ने देखा है। अब हम देखने वाले पृथ्वी के अंदर अंदर का भाग, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है। अब पृथ्वी देखने में इस तरह से, तो उसके भूगर्भ में अंदर में क्या क्या चीजें, किस तरह के लेयर्स है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज इस पाठ के अंतर्गत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पिछली कक्षाओं में तुमने चट्टानों के प्रकार पढ़े, ज्वालामुखी एवं भूकंप के बारे में जाना है। उसी आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। भूकंप का अर्थ क्या होता है। अब आप लोगों ने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है कि भूकंप किस तरह से आता है, उसके आने की वजह क्या है, भूकंप का अर्थ क्या है। आग्नेय चट्टानें कैसे बनती है, इग्नियस रॉक जिसको बोलते हैं, आग्नेय चट्टानें किस तरह से फॉर्म होती है। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी का विस्फोट जब होता है तो उसमें से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, और जब ये पदार्थ निकलते हैं तो किस अवस्था में होते हैं। ये पदार्थ ठंडे होते हैं या गर्म। जो ज्वालामुखी से विस्फोट के बाद जो पदार्थ निकलते हैं उनका टेम्परेचर हाई होता है, गर्म होता है, या वे ठंडे होते हैं। अगर गर्म होते हैं तो क्यों, अगर ठंडे होते हैं तो क्यों। इन सब बातों का अध्ययन हम लोगों ने पहले की क्लासों में किया है। अब भूकंप क्या है, इस तरह से पृथ्वी के अंदर कोई मूवमेंट, कोई गतिविधि जिसके कारण सब कुछ हिलने लगता है। पृथ्वी पर की कोई भी वस्तु, इमारत, घर, निश्चित किसी एक स्थान पर इस तरह की हलचल होती है, और भूकंप आने की अवस्था में कई इमारतें धराशायी हो जाती है, पुल ध्वस्त हो जाते हैं। अर्थात उसकी गति, उसकी तीव्रता कितनी है, उसके आधार पर नुकसान कम या अधिक हो सकता है। तो भूकंप की गतिविधियां क्यों होती है, क्या होता है, ये सब पहले हम लोगों ने पढ़ा। ये ज्वालामुखी ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके अंदर से किस तरह से चीजें बाहर की तरफ आती है। काफी विस्फोट के साथ काफी ऊंचाई तक आसमान में धुआं धुआं हो जाता है। तो कुछ चीजें उसके अंदर से गैसीय अवस्था में भी निकलती है, ठोस अवस्था में भी निकलती है, और कुछ इस तरह से लावा लगातार निकलता है। और यह जो वस्तुएं वह अत्यधिक गर्म होती है, बहुत अधिक गर्म, उसके करीब भी हम जा नहीं सकते। कई मीटर, कई किलोमीटर तक इसका प्रभाव होता है। तो ये सब चीजें जब इस तरह से धीरे 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 ठंडी होती है तो आग्नेय चट्टानों की निर्मित होती है। तो यह सब पहले की कक्षाओं में हम सब देख चुके हैं, एक तरह से पुनरावर्तन था। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए। आधा लीटर दूध उबालने के लिए रखो, एक उबाल आने के बाद गैस बंद कर दो, दूध के पतीले पर ढक्कन रखो। इस तरह का प्रयोग हम घर पर कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद पतीले पर रखा हुआ ढक्कन थोड़ा दूर हटाते हैं और उसे थोड़ा टेढ़ा पकड़ करके देखते हैं तो फिर क्या होता है, दूध पर क्या दिखाई देता है, दूध पर जमा पदार्थ किस अवस्था में। तो यह क्रिया आप लोग प्रतिदिन घर पर भी देख सकते हो कि दूध उबल रहा है, बॉईल हो रहा है, थोड़ी देर के बाद हमने बंद कर दिया गैस और उसके ऊपर एक पतीले, पतला सा प्लेट रख दी, ढक दिया दूध को अर्थात। और थोड़ी देर के बाद जब दूध थोड़ा ठंडा होता है तो उसके बाद किस तरह का पदार्थ उस पर जमा होता है और वह किस अवस्था में है। तो किस तरह के प्रश्न आए। जब दूध उबल रहा था तो वह किस अवस्था में था, जब दूध उबल रहा था तो वह लिक्विड अवस्था में था, द्रव अवस्था में था। और जब उबलना स्टार्ट हुआ तो गैसीय अवस्था में उसमें से जो वाफ निकलने लगी तो वह गैसीय अवस्था में थी, और उबलता हुआ दूध द्रव अवस्था में था, लिक्विड फॉर्म में था। जब दूध में उबाल आया तब उसमें से क्या बाहर आ रहा था, तो गैस बाहर आ रही थी, वाफ बाहर आ रही थी, और वह गैसीय अवस्था में थी। पतीले के ढक्कन पर क्या जमा हो गया था। अगर हम लोग देखेंगे, अगर उस पर पतीला रखते हैं तो पतीले के ढक्कन पर पानी की छोटी छोटी बूंदें हमें दिखाई देती है। तो पानी की बूंदें कहाँ से आई, जो यह गैसीय अवस्था में वाष्प बन करके इसमें से जो पानी उड़ा वही जाकर के वहां पर रुकता है उस ढक्कन पर। और जब सॉलिडिफाई होता है, जब कूल होती है वो वाष्प वेपर, जब ठंडी होती है तब जाकर के फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। बताओ कि दूध पर जमा पदार्थ द्रव था या ठोस। अगर हम थोड़ी देर के बाद दूध जब ठंडा हो जाए, ऊपर का लेयर देखते हैं तो उस पर मलाई की एक परत जम जाती है।
तो वह किस अवस्था में था? मलाई जो है सॉलिडिफाई हो जाती है ठोस अवस्था में। वह दूध से ठंडा था या गर्म? तो वह दूध से ठंडा था। ऐसा प्रयोग और किन किन पदार्थों पर लेकर किया जाता है? आप लोग देख सकते हो, ऐसे और प्रयोग आप कर सकते हो। अब यहाँ पर भौगोलिक स्पष्टीकरण दिया है इस प्रयोग के बारे में। उबालने के पहले दूध पूर्णतः द्रव अवस्था में था। दूध में उबाल आते ही उसमें से भाप निकलने लगती है। कुछ देर बाद दूध पर मलाई की मोटी परत जमी हुई दिखाई देती है। इस मलाई का तापमान दूध के तापमान से कम होता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पतीले में मलाई की परत पहले ठंडी हुई और तुलना में दूध गर्म एवं द्रव अवस्था में ही रहा। पृथ्वी के ठंडे होने में कुछ ऐसी ही प्रक्रिया हुई होगी। इस तरह की कृति आप अगर जब चाय लेते हैं हम कप में, उसके ऊपर एक मलाई की लेयर अगर थोड़ी देर रख दें तो मलाई की एक लेयर आ जाती है, और उस लेयर को जैसे ही हम लोग किनारे करते हैं तो नीचे की जो चाय है वह हमें गर्म मिलती है। उसी तरह दूध के साथ भी है। तो यहाँ पर पृथ्वी के बारे में भी कुछ इसी तरह की बात कही गई है। वैज्ञानिक इस बात पर एकमत है कि पृथ्वी की उत्पत्ति सौर मंडल के साथ ही हुई। शुरू में पृथ्वी गर्म एवं वायु रूप गोले के रूप में थी, अर्थात गैसियस गैस का एक गोला था जो बहुत ही अधिक गर्म था। और सौर मंडल में किस तरह से उसका बिखरा हुआ, इसके बारे में भी पहले हम लोगों ने पढ़ा है। फिर ये जो सारे गोले थे गैसीय अवस्था में सॉलिडिफाई होते चले गए, घूमते घूमते धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ठंडी होने की यह प्रक्रिया सतह से केंद्र की दिशा में होने के कारण पृथ्वी का बाह्य भाग भूपटल ठंडा एवं ठोस हो गया, किंतु आंतरिक भाग में ताप अधिक और सतह से गर्भ की ओर वह बढ़ता जाता है। साथ ही एक विशिष्ट गहराई के पश्चात पृथ्वी का आंतरिक भाग अर्ध द्रव अवस्था में है। तो पृथ्वी किस तरह से बनी, उसकी उत्पत्ति एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर है, एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से आप देख सकते हो कि पहले चारों तरफ जब विस्फोट हुआ होगा, मान लो सूर्य के अंदर एक विस्फोट हुआ, उसके अंदर से बहुत छोटे छोटे कण निकले जो गैसीयस अवस्था में थे, और फिर ये धीरे धीरे एक जगह संघनन क्रिया हुई, जमने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो उससे जाकर के इस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ और भी अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। तो हमारी पृथ्वी कैसे बनी, इस जीआईएफ के माध्यम से हम जानकारी ग्रहण कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जब ठंडी हुई पृथ्वी तो जो बाहर का भाग है, उसका बाह्य भाग है वह ठोस अवस्था में आ गया, और आंतरिक भाग में अब भी अर्ध द्रव अवस्था में, जैसे कि दूध के ऊपर मलाई आ गई और नीचे जो दूध था वह लिक्विड फॉर्म में था, और ऊपर की जो मलाई थी वो सॉलिडिफाई होकर के ठोस अवस्था में आया। उसी तरह से पृथ्वी का जो बाह्य भाग है वह संघनित होकर के पहले ठंडा हुआ, ठंडा होने के कारण वह ठोस अवस्था में आया, और अंदर का भाग अब भी काफी गर्म है, बहुत तप्त है, जिसके कारण उसके अंतर भाग में आज भी जो ज्वालामुखी जब भी फूटता है कहीं से किसी स्थान से, तो वहां से गर्म लावा बाहर आता है, जो अर्ध द्रव अवस्था में पृथ्वी के अंदर जो आज भी तप्त अवस्था में काफी ऊंचे तापमान में वहीं पर जमा हुआ है। मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तव में कैसी, यह प्रत्यक्ष हम देखना संभव नहीं हुआ है। इसके लिए ज्वालामुखी से जब कोई पदार्थ बाहर निकलता है एवं भूकंपीय तरंगों का मुख्य रूप से जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो पता चलता है कि अगर भूगर्भ में ये सब चीजें हैं तभी वह ज्वालामुखी के रूप में, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से इस तरह से तरल पदार्थ बाहर की तरफ आते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बाहर पड़ने वाले पदार्थों में अति गर्म लावा, गैस, भाप होती है। लावा ठंडा होने पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। हम लोगों ने इसके पहले जीआईएफ में देखा था कि किस तरह से लावा धीरे 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 ठंडा होने लगता है, और यही ठंडा लावा बाद में आग्नेय चट्टानों के रूप में इनकी निर्मित होती है। साथ ही साथ तापमान, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण बल के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास किया गया। उदाहरण, गहरी खान में जाने पर, जब कहीं पर खदान होती है, गहरी खान होती है, वहां पर खोदने पर जो नीचे का भाग है वह काफी तप्त होता है, वहां पर गर्मी अधिक होती है, तापमान अधिक होता है। वैसे ही ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर आया लावा भी तप्त होता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तप्त एवं प्रवाहित तरल अवस्था में होगा। ऐसे अनुमान भूगर्भ वैज्ञानिकों ने लगाए। पृथ्वी के अलग अलग भागों में हर साल भूकंप आते हैं। इससे भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। ये पृथ्वी के आंतरिक भागों से गुजरती है।
उनकी दिशा एवं गति का अध्ययन कर आंतरिक भाग की संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। भूपटल के अध्ययन हेतु मानव ने वेधन छिद्र भी किए हैं। अब यहाँ पर दिया है आपकी जानकारी के लिए, हमारी इस पृथ्वी की उत्पत्ति करीब 460 करोड़ वर्षों पूर्व हुई थी। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी वायु रूप में थी। ताप के उत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण वह धीरे धीरे ठंडी होने लगी। पृथ्वी पहले द्रव अवस्था में परिवर्तित हुई और फिर समय के साथ उसका बाह्य भाग सबसे पहले ठंडा हुआ और ठोस बन गया। पृथ्वी के इसी बाह्य भाग को भूपटल कहते हैं। अभी भी सौर मंडल के बाह्य ग्रह वायु रूप अवस्था में है। अब यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना जानने के लिए गतिविधि के चरण दिए। सबसे पहले इस तरह के क्ले लेना है हमको, चीनी मिट्टी जिसे बोलते हैं क्ले। ऐसे कलरफुल क्ले मार्केट में मिलते हैं। तो सबसे पहले एक लाल गोला अच्छे से बना लिया गया। उसके बाद पीले रंग का क्ले लेकर के उसके ऊपर, इस गोले के ऊपर, पीले वाले क्ले के ऊपर इस गोले को रखा गया और उसको फिर से गोल कर लिया। इस तरह से यहाँ पर जो कृति दी गई है उसके अनुसार अब हम देखते हैं। पहले लाल गोला बनाया, उसके बाद इसका जो बाहरी आवरण है वह पीले कलर से उसको ढका गया। फिर यह अब बाह्य रूप में यह पीले रंग का गोला हमको दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, नीले रंग का एकदम पतली परत बना लेंगे और फिर उसके अंदर इस पीले रंग के गोले को रख करके कुछ इस तरह से पृथ्वी की प्रतिकृति एक ग्लोब की तरह हम बना सकते हैं। पृथ्वी गोल की तरह इसको बना सकते हैं और इसके बाहर हम कुछ इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं रंग के माध्यम से, जिससे वह पृथ्वी गोल की भांति दिखाई दे। अब इसको अगर हम लोग चाकू की सहायता से काटेंगे तो कुछ इस तरह से हमको दिखाई देगा। यह पृथ्वी के आंतरिक संरचना दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। किस तरह से यह जो लाल रंग है, फिर पीला, फिर नीला, अगर काटेंगे तो इस तरह से कुछ लेयर हमको पृथ्वी के अंदर दिखाई देगी। अब इसका स्पष्टीकरण क्या दिया है, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के गर्भ की ओर जाते समय होने वाले परिवर्तनों में मुख्यतः तापमान एवं घनत्व का समावेश होता है। इन दो कारकों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है। पृथ्वी के भाग की आंतरिक संरचना कैसी है, सबसे पहले भूपटल। भूपटल के दो भाग किए, महाद्वीपीय भूपटल एवं सागरीय भूपटल। उसके बाद मेंटल। मेंटल के दो भाग है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। उसी तरह से क्रोड़, बाहरी क्रोड़ एवं आंतरिक क्रोड़। तो देखते हैं भूपटल, मेंटल और क्रोड़, प्रत्येक के दो दो भाग है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत। तो इसके बारे में अब हम पढ़ें। आंतरिक क्रोड़, बाहरी क्रोड़ कुछ इस तरह से, एकदम अंदर का भाग जो रेड कलर का था। उसके बाद मेंटल, मेंटल के दो भाग, फिर भूपटल, महाद्वीपीय भूपटल एवं महासागरीय भूपटल, प्रत्येक के दो दो भाग है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना दर्शाने वाली यह आकृति है जिससे हमने पढ़ा भूपटल। भूपटल के दो भाग, महाद्वीपीय भूपटल एवं सागरीय भूपटल, यह हुआ एकदम बाह्य आवरण पृथ्वी का, बाहर का भाग। उसके बाद फिर मेंटल, मेंटल के दो भाग, ऊपरी मेंटल एवं निचला मेंटल। उसके बाद फिर क्रोड़ देखा हम लोगों ने, क्रोड़ के भी दो भाग, यह बाहरी क्रोड़ और उसके बाद आंतरिक क्रोड़। तो सबसे अंदर अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी का आंतरिक क्रोड़ हमको नजर आएगा उसकी संरचना में। अब भूपटल क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत ठोस है जिसे भूपटल नाम से जाना जाता है। इसकी मोटाई सर्वत्र एक जैसी नहीं है, कहीं पतली कहीं ज्यादा। मोटाई किस तरह से, औसत रूप से इसकी मोटाई 30 से 35 किलोमीटर मानी जाती है। 30 से 35 किलोमीटर तक पृथ्वी की बाहरी भूपटल को माना जाता है। और जहां पर महाद्वीप है वहां पर 16 से 45 किलोमीटर के बीच हो सकता है। पर्वत श्रेणियों के नीचे इसकी मोटाई 40 किलोमीटर से भी अधिक होती है। तो सागर के नीचे, सागर काफी गहरा होता है, सागर अगर गहरा है तो वहां पर भूपटल पतला होगा। पतला होगा अर्थात उसकी जो मोटाई है वह कम होगी, 10 किलोमीटर तक भी हो सकती है। और जहां पर पर्वत होगा, पृथ्वी का ऊपरी भाग, तो वहां से अगर हम लोग भूपटल तक का अंतर नापे तो हो सकता है 40 किलोमीटर या उससे भी अधिक हो। तो पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है। आगे मेंटल में तापमान बढ़ने की दर घटने लगती है और क्रोड़ में वह पुनः बढ़ने लगती है। अर्थात जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में, वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होगी।
फिर मेंटल का लेयर आएगा, तापमान की दर फिर घटने लगेगी, और उसके बाद फिर तीसरा जो लेयर है एकदम अंदरूनी भाग क्रोड़ है, और क्रोड़ पर फिर पुनः तापमान बढ़ने लगता है। तो पृथ्वी का जो आंतरिक तापमान है, केंद्र का तापमान है, सेंटर का एकदम बीच में, वह करीब 5,500 से 6,000 डिग्री सेल्सियस अर्थात सूर्य के जो बाहरी तापमान के लगभग बराबर 5,500 से 6,000 डिग्री सेल्सियस बहुत अधिक तापमान होता है। इतना अधिक तापमान पृथ्वी के केंद्र का है। मेंटल और क्रोड़ की तुलना में भूपटल बहुत ही कम मोटाई की परत है। इसके भी दो उप विभाग किए गए हैं, मेंटल और कोर। यहाँ पर हम दे सकते हैं भूपटल करीब 30 किलोमीटर तक का अंतर है, और मेंटल फिर बाहरी कोर, आंतरिक कोर। अगर जिस तरह से हम कलिंगड़ की कटिंग करते हैं उस तरह से अगर पृथ्वी को काट करके इस तरह से निकाला जाए तो कुछ इस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोगों को दिखाई देगी। यह ऊपरी मेंटल, और उसके बाद फिर निचला मेंटल, उसके बाद फिर बाहरी क्रोड़ और आंतरिक क्रोड़। अगर इन सब की तुलना अगर हम लोग करें भूपटल से, तो भूपटल का जो भाग है वह बहुत ही कम मोटाई की परत है। महाद्वीपीय भूपटल, महाद्वीप, इसके दो भाग पहले हम लोगों ने देखा, महाद्वीपीय भूपटल और महासागरीय भूपटल। महासागरीय भूपटल अर्थात जो सागर के तल में है, नीचे है, और महाद्वीपीय अर्थात जो कॉन्टिनेंट्स है, जहां पर पानी की मात्रा नहीं है, नहीं अर्थात तो सागर से हट करके जो जमीन है वहां का। तो महाद्वीपीय मुख्यतः सिलिका एवं संयुक्त सिलिकॉन तत्व से बना है एवं एल्यूमिनियम से। इनकी प्रचुरता के कारण इससे पहले सियाल कहा जाता था, सियाल, एसआई और एल। एल एल्यूमिनियम के लिए, एसआई सिलिका के लिए। इसलिए जो महाद्वीपीय भूपटल है उसमें सियाल अर्थात सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इस पटल को सियाल भी कहा जाता है। महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व 2.65 से 2.90 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महाद्वीपीय भूपटल की मोटाई औसतन 30 किलोमीटर है। इस परत में मुख्यतः ग्रेनाइट प्रमुख चट्टान है। अब महासागरीय भूपटल क्या है? यह भूपटल की दूसरी परत है। यह परत सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। तो पहली परत को सियाल और दूसरी महासागरीय जो भूपटल है उसे सीमा अर्थात एसआई एमए अर्थात सिलिका एवं मैग्नीशियम। एसआई से सिलिका, एमए से मैग्नीशियम, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। और सियाल एसआईएल सिलिका और एल्यूमिनियम। अब महासागरीय भूपटल की जो मोटाई है 7 से 10 किलोमीटर है। इस परत का घनत्व 2.9 से लेकर के 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस परत में मुख्यतः बेसाल्ट एवं श्यामास्म अर्थात ग्रेबो चट्टाने पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी चट्टान है? महाद्वीपीय भूपटल में ग्रेनाइट चट्टान है, और महासागरीय भूपटल में बेसाल्ट एवं गेब्रो चट्टाने पाई जाती है। इसकी मोटाई कितनी है? लगभग 30 किलोमीटर, और महासागरीय भूपटल की मोटाई 7 से 10 किलोमीटर। घनत्व 2.65 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और इसका घनत्व 2.9 से लेकर के 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर महासागरीय भूपटल का। अब आंतरिक भाग में पहले बताया कम घनता से लेकर के अधिक घनता। ऊपर सियाल जो बताया था, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम एसआईएल, और फिर सिलिका और मैग्नीशियम एसआईएमजी, और निकल, और भी आंतरिक भाग में जाएंगे तो निकल और फेरस। महासागरीय एवं महाद्वीपीय भूपटल के बीच असांतत्य की खोज कॉनरेड नामक वैज्ञानिक ने की, इसलिए इस असांतत्य को कॉनरेड असांतत्य कहते हैं। भूपटल एवं मेंटल के बीच असांतत्य है, इसकी खोज मोहोरोविकिक नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे मोहो असांतत्य अर्थात इन वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया जिन लोगों ने इसकी खोज की है। मेंटल एवं क्रोड़ के बीच भी असांतत्य है। गुटनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज थी, इसलिए इसे गुटनबर्ग असांतत्य अर्थात 3 वैज्ञानिक। पहला है कॉनरेड नामक वैज्ञानिक, इसलिए कॉनरेड असांतत्य कहते हैं महासागरीय एवं महाद्वीपीय भूपटल। उसके बाद भूपटल एवं मेंटल के बीच के जो असांतत्य है मोहोरोविकिक नामक वैज्ञानिक, इसलिए उनके नाम पर मोहो असांतत्य कहा गया। गुटनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने मेंटल एवं क्रोड़ के बीच के असांतत्य को ढूंढा, इसलिए गुटनबर्ग असांतत्य उसे कहा जाता है। अब मेंटल क्या है? भूपटल के नीचे मेंटल परत पाई जाती है।
मेंटल के ऊपरी एवं निचला मेंटल दो उप विभाग किए गए। ऊपरी मेंटल अधिक प्रवाही है, इसी भाग में लावा के कक्ष पाए जाते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान यहीं से लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, अर्थात मेंटल से ही जो लावा ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो वहां से आता है। मेंटल के इस भाग को दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। भूकंप के केंद्र प्रायः इसी भाग में पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह से करीब 42 किलोमीटर गहराई के पश्चात मेंटल परत की शुरुआत होती है। मेंटल में पाई जाने वाली आंतरिक ऊर्जा के कारण होने वाली हलचलों से पृथ्वी सतह पर पर्वत, हम लोग सोचते हैं कि पर्वत कैसे निर्माण हुआ, घाटी कैसे बनी, तो जो आंतरिक सतह है उसके अंदर हलचल होती है, जो प्लेट्स होते हैं कहीं ऊपर कहीं नीचे, जहां पर नीचे की तरफ है वहां पर महासागर बन गए और जो ऊपर की तरफ आ गया वह पर्वत बन गए, घाटियों का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी भूकंप जैसी प्रक्रियाएं होती रहती। अनुमान लगाया गया है कि इस भाग में 2400 से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई का तापमान 2200 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होगा, ऐसा अंदाजा है। यहाँ अचानक चट्टानों की संरचना एवं घनत्व के स्वरूप में परिवर्तन होता है। वैज्ञानिक अनुमान है कि इस मोटाई 2870 किलोमीटर होगी। इसका औसतन घनत्व 4.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो कि गहराई के हिसाब से जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाता है। इसका कारण बढ़ता जाने वाला दबाव। निचले मेंटल की घनता 5.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसके बाद हम देखेंगे क्रोड़ गर्भ। पृथ्वी की सतह से करीब 2900 किलोमीटर की गहराई से क्रोड़ का आरंभ शुरू होता है। मेंटल के नीचे से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक का भाग क्रोड़ कहलाता है और इसकी मोटाई लगभग 3470 किलोमीटर के बराबर। इस परत का विभाजन बाहरी क्रोड़ और आंतरिक क्रोड़ में किया जा सकता है। बाहरी क्रोड़ हम लोगों ने देखा कि किस तरह से, और आंतरिक क्रोड़ चित्र के माध्यम से हम लोग देखे थे, यहाँ पर जीआईएफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। बाहरी क्रोड़ पृथ्वी की सतह से करीब 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। भूकंप की गौण अनुप्रस्थ तरंगे क्रोड़ क्षेत्र से नहीं गुजर पाती, इसका यह भाग में अवशोषण हो जाता है। इससे वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि क्रोड़ परत का यह भाग द्रव या अर्धद्रव अवस्था में होगा। प्राथमिक भूकंपीय तरंगे इस क्षेत्र से गुजर तो सकती है, किंतु उनकी गति धीमी हो जाती है। बाहरी क्रोड़ का घनत्व लगभग 9.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। द्रव रूपी बाहरी क्रोड़ का तापमान करीब 5000 डिग्री सेल्सियस अर्थात पूरी तरह से तप्त लावा है। सूर्य के बाहरी सतह का जो तापमान है पृथ्वी के बाहरी क्रोड़ का तापमान भी उसके लगभग बराबर है, अर्थात 5000 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। हमने अब पढ़ा है कि बाहरी क्रोड़ तरल पदार्थों से बना है, लौह की मात्रा अधिक है। इस द्रव स्वरूप में बाहरी क्रोड़ में ऊर्ध्वगामी प्रवाहों की उत्पत्ति होती है। इस भाग की यह एक और विशेषता है। बाहरी एवं आंतरिक क्रोड़ों के तापमान में अंतर होने के कारण इन ऊर्ध्वगामी प्रवाहों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण इन्हें भंवर जैसी गति प्राप्त होती है। इन तरल लौह में निर्माण होने वाले एवं घुमावदार भंवरों के कारण विद्युत प्रवाह की उत्पत्ति होती है और चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है। इसे भूजनित्र या डायनमो कहते हैं। पृथ्वी का यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह से काफी दूरी तक भी कार्य करता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेट है तो बहुत दूर से किसी चीज को आकर्षित करता है, वैसे चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण पृथ्वी के आजू बाजू एक आवरण बन जाता है। पृथ्वी के वातावरण की सौर पवनों से रक्षा होती है। पृथ्वी पर निर्मित इस चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकावरण भी कहते हैं। यह पृथ्वी का 5वां और महत्वपूर्ण आवरण है। अब आंतरिक क्रोड़ क्या है उसके बारे में देखेंगे। यह परत पृथ्वी की सतह से 5150 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर की गहराई तक, अर्थात एकदम अंदर का भाग पृथ्वी का, पृथ्वी के केंद्र का भाग है। यह भाग पृथ्वी का केंद्रीय भाग है और ठोस अवस्था में इसका घनत्व 13.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस परत में मुख्यतः लौह एवं कुछ मात्रा में निकल धातु पाई जाती है। हम लोगों ने देखा फेरस और निकल दिखाया था सबसे आंतरिक भाग में, तो लौह एवं निकल धातु पृथ्वी के आंतरिक क्रोड़ में पाया जाता है। केंद्रीय भाग है पृथ्वी का, इसलिए इसे निफे भी कहते हैं, या ना इसे निकेल या फिर इसे फेरस, इसलिए इसे निफे कहते हैं। इस भाग में पदार्थ अत्यंत उच्च दाब में होते हैं
और इसलिए आंतरिक क्रोड़ ठोस अवस्था में। यहाँ का तापमान सामान्यतः सूर्य के पृष्ठीय तापमान, बताया मैंने कि पृष्ठभाग का जो तापमान है उसके लगभग बराबर, अर्थात बहुत अधिक तापमान है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बाह्य जो भाग है वह बहुत ज्यादा मोटा नहीं है बाकी के कंपैरिजन में। इसको हम लोगों ने पढ़ा और देखा। अब हम देखते हैं स्वाध्याय। भूपटल के दो स्तर है, बाहरी एवं आंतरिक भूपटल, महाद्वीपीय एवं महासागरीय भूपटल, धरातल एवं महासागरीय भूपटल, मेंटल एवं क्रोड़। इसमें से ऑप्शन दूसरा सही है, भूपटल के दो स्तर, महाद्वीपीय एवं महासागरीय भूपटल। मेंटल एवं भूपटल में निम्नांकित में से कौन से घटक सम्मिलित हैं? मेंटल एवं भूपटल, इन दोनों में मैग्नीशियम एक कॉमन है, दोनों में, तो मैग्नीशियम, इसका उत्तर आएगा मैग्नीशियम। पृथ्वी के आंतरिक क्रोड़ में निम्नलिखित में से कौन से अयस्क है? लौह मैग्नीशियम, मैग्नीशियम निकल, एल्यूमिनियम लौह, लौह निकल। तो हम लोग देखेंगे इसमें लौह निकल, हम लोगों ने लास्ट में देखा, अंत में देखा कि आंतरिक क्रोड़ है, निफे जिसे कहते हैं, निकल और फेरस, NiFe, इसलिए इसे निफे कहते हैं। तो इसका उत्तर आएगा लौह निकल। आंतरिक क्रोड़ इनमें से कौन सी अवस्था में है? आंतरिक क्रोड़, आंतरिक क्रोड़ के भी हम लोगों ने देखे, एकदम जो केंद्रीय भाग है, तो वहां पर किस अवस्था में वह, तो हम इसे कह सकते हैं कि यह गैसीय अवस्था में। आंतरिक क्रोड़ गैसीय अवस्था में है। बाहरी क्रोड़ में किससे बना हुआ है? बाहरी क्रोड़ निम्न में से किससे बना है? तो बाहरी क्रोड़ लौह से बना है। हम पृथ्वी के जिस स्तर पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो महाद्वीपीय भूपटल कहते हैं। पृथ्वी के जिस स्तर पर रहते हैं उसे महाद्वीपीय भूपटल। कौन सी भूकंपीय तरंगे द्रव माध्यम से गुजर सकती है? प्राथमिक तरंगे। कथन सही है गलत? पृथ्वी के आंतरिक भागों में पदार्थों का घनत्व समान नहीं है, यह कथन सत्य है। समान नहीं है, सब जगह अलग अलग घनत्व है। पृथ्वी का आंतरिक क्रोड़ कठोर चट्टानों से बना है, यह कथन असत्य है। बाहरी क्रोड़ में द्वितीय तरंगे नहीं गुजर सकती, यह सत्य है। महाद्वीपीय भूपटल सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना है। बाहरी क्रोड़ में द्वितीय तरंगे नहीं गुजर सकती, तो हम लोगों ने देखा बाहरी क्रोड़ में प्राथमिक तरंगे नहीं गुजर सकती, तो यहाँ पर द्वितीय तरंगे गुजर सकती है, इसलिए ई सत्य होगा। महाद्वीपीय भूपटल सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना है, यह कथन असत्य है। तो इस तरह से स्वाध्याय आप हल कर सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।